हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल अंतरिक्ष गौतम पे। अभी तक हमने डायपोल के बारे में पढ़ा था कि डायपोल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, डायपोल किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो वो क्या फोर्स फील करेगा या वो क्या एक्शन करेगा। तो आज हम उस चीज को देखेंगे कि जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर देता हूं। ये मेरी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मैं एक डायपोल को रखता हूं, जस्ट सपोज मेरा डायपोल है और इस डायपोल को मैंने इसके अंदर इस तरीके से प्लेस कर दिया, मीन्स ये डायपोल को मैंने इसके अंदर प्लेस कर दिया। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये। तो मीन्स ये मेरा प्लस क्यू है, ये मेरा माइनस क्यू चार्ज है। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। इस डायपोल की लेंथ कितनी है, 12। डायपोल की लेंथ कितनी है, 12। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच की 12। अब होता है पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स फील होता है वो फोर्स फील किस डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये रहा फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। और इस माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में फील होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से आ रही है और तो नेगेटिव चार्ज को वो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो इस पर फोर्स फील हो रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो अगर ये प्लस एफ है तो ये डायरेक्शन में मैं लिख देता हूं माइनस एफ। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा होगा, अब एक तरीके से देखा जाए तो हमने देखा था 11th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि एक सिंगल रोड पर अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड के वर्क कर रहे हो, इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में किसी बॉडी पर वर्क कर रहे हो और उन दोनों फोर्सेस के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस हो, तो वो फोर्स कपल ऑफ फोर्स कहलाते हैं। कौन से फोर्स कहलाते हैं, कपल ऑफ फोर्स कहलाते हैं। और इस फोर्स की वजह से वो जो पार्टिकल होता है, वो जो रोड होती है, वो रोटेट करती है। क्या करती है, वो रोटेट करती है। अब इस रोटेशन की वजह से इस डायपोल में टॉर्क डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, टॉर्क डेवलप होता है। तो अभी हम टॉर्क की कैलकुलेशन करेंगे इसके अंदर, लेकिन उस टॉर्क की कैलकुलेशन को करने से पहले मैं यहां पर फोर्स कैलकुलेट कर लेता हूं कि यहां पर फोर्स लग कितना रहा है। तो अब यहां पर नेट फोर्स देखो तो एक पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, ऑन प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यूई। एफ इज इक्वल टू क्यूई। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, एफ ऑन माइनस क्यू इज इक्वल टू, माइनस चार्ज है तो माइनस क्यूई। नेट फोर्स, दोनों लीनियर फोर्स है, तो नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू क्यूई माइनस क्यूई। इट मीन्स एफ नेट इज इक्वल टू 0। मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर, एक बार और ध्यान से सुनना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर लीनियर फोर्स अप्लाई या वर्क नहीं करता है। मींस डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में लीनियर मूवमेंट नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा, अब वो फील करेगा टॉर्क और अब ये होने लग जाएगा रोटेट। अब ये रोटेट कैसे होगा, ये रोटेट होगा और इस डायरेक्शन में आएगा फोर्स की वजह से, ये सीधा आ जाएगा। ये मेरा प्लस है और ये मेरा माइनस है। जब ये यहां पर आएगा तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी सेव हो जाएगी, क्योंकि मूव करके यहां तक आए, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसकी जो इनर्शिया है वो इसको यहां रुकने नहीं देगी और ये इसको आगे की तरफ बढ़ा देगी। तो ये आगे बढ़ेगा, फिर एक टाइम में जब वापस से फोर्स लेवल होगा तो फिर ये वापस से इस तरफ आएगा। तो देखें तो ये इस तरीके से इसके अंदर ऑसिलेट करने लग जाएगा। कब तक, जब तक कि ये
धीरे 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 स्लो होके स्ट्रेट ना हो जाता। तो मिस डायपोल ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, अगर आपने उसको सीधा रख दिया तो वो सीधा अटक जाएगा, बिल्कुल उसके अंदर ही फंस जाएगा। तो इस तरीके से हमारा डायपोल वर्क करता है। तो नेट फोर्स कितना हो गया हमारा डायपोल को जब हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, नेट फोर्स है 0। अब नेट फोर्स 0 है तो इसमें लग रहा है टॉर्क। अब हम कैलकुलेशन करेंगे टॉर्क की। क्या की कैलकुलेशन करेंगे हम? तो हमारा टॉर्क क्या होता है? हमारा टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब टॉर्क मेरा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू फोर्सेस मेरे को निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस क्या होगी? मैं इस पॉइंट को मेरे पॉजिटिव वाले को एक दे देता हूं, इसको भी दे देता हूं, सी दे देता हूं और एक में राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। तो दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? AC। क्या है मेरे पास में? AC। और ये मेरा एंगल है थीटा। ये मेरा एंगल कौन सा है? थीटा। तो अब मैं यहां पर ये थीटा है तो BC क्या होगा मेरे पास में? 2L cos थीटा। और AC क्या होगा मेरे पास में? 2L sin थीटा। BC इज इक्वल टू 2L cos थीटा और AC इज इक्वल टू 2L sin थीटा। और मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस क्या है मेरे पास में? AC। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूं इसके अंदर F इज इक्वल टू QE, कोई सा भी एक फोर्स ले लूंगा, QE ये वाला, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरे पास में? AC, ठीक है। अब AC की वैल्यू और F की वैल्यू दोनों को मैं यहां पर पुट करता हूं। तो टॉर्क इज इक्वल टू QE इंटू 2L साइन थीटा। क्या आ गया मेरे पास? F इज इक्वल टू QE इंटू 2L साइन थीटा। अब इसको रीअरेंज करता हूं मैं वेक्टर फॉर्म में। टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू 2QL वेक्टर, वेक्टर नहीं इसको नॉर्मली लिखेंगे हम, 2QL E साइन थीटा। अब 2QL मेरे पास में अगेन क्या बन के आ गया? डायपोल मोमेंट। तो टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। टॉर्क क्या आ गया मेरे पास में? PE साइन थीटा। अब इसको मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। साइन थीटा क्या होता है मेरे पास में? कब आता है? जब दो वेक्टर्स को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं। तो ये वेक्टर फॉर्म है एक्चुअली। और टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। और जब मैं P वेक्टर और E वेक्टर को हटाऊंगा, इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूंगा, तो A क्रॉस B क्या होता है? AB साइन थीटा। ऐसे P क्रॉस E क्या हो जाएगा मेरे पास? PE साइन थीटा। तो ये टॉर्क का है मेरे पास में वेक्टर फॉर्म। इस तरीके से मैंने टॉर्क निकाला जो कि P इंटू E। P बोले तो डायपोल मोमेंट, E बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने उस पर अप्लाई करी है। डायपोल मोमेंट क्या होता है किसी भी डायपोल का? 2QL या Q इंटू 2L, ठीक है। तो ये मेरा हो गया डायपोल मोमेंट। अब मैं आगे देखूंगा। तो अब हम केस फर्स्ट देखेंगे कि अगर P और E के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो। P और E के बीच का एंगल मीन्स ये रही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर और ये रहा मेरा डायपोल मोमेंट P वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल मीन्स थीटा डिग्री है मेरा 0 डिग्री। मीन्स टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन 0। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है मेरी? 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होते ही मेरे पास टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। इट मीन्स अभी डायपोल पर कोई भी टॉर्क या कोई भी फोर्स नहीं फील हो रहा है। अब इन केस सेकंड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में एंगल हो मेरा 90 डिग्री, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है मेरी? 1। तो टॉर्क इज इक्वल टू PE या टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू PE। तो मैक्सिमम टॉर्क कब फील हो रहा होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का जो एंगल है वो क्या होगा?
90 डिग्री। दोनों के बीच का जब एंगल 90 डिग्री होगा तब दोनों के बीच में जो फोर्स जो टॉर्क लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, पीई, टॉर्क मैक्सिमम। उस टाइम पे मैक्सिमम टॉर्क फील हो रहा होगा, वो हो रहा होगा पी इंटू ई। अब यहां से मेरे को डायपोल की एक डेफिनेशन भी मिलती है, या डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन भी मिलती है। वो कैसे मिलती है, अगर E इज इक्वल टू 1 हो जाए, E इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए। मीन्स अगर डायपोल को एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, डायपोल को एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो जो उस पर लगने वाला टॉर्क, उस पर लगने वाला टॉर्क डायपोल मोमेंट के ही बराबर होता है। मीन्स डायपोल मोमेंट ऑफ ए डायपोल इज इक्वल टू द टॉर्क experienced by the dipole when it is kept in a unique electric field of strength 1 Newton per Coulomb at the right angle to it। तो अब हमने डायपोल का अभी जो था टॉर्क पढ़ा है। अब जब हमने इसमें टॉर्क लगाया है, तो टॉर्क लगाया है तो टॉर्क के साथ में उसमें क्या होगा, वर्क डन भी होगा। क्योंकि अगर हमने किसी चीज को, अब मेरे को उठा के अगर इसको यहां से प्लेस करना है, तो अगर मैं इसको उठा के, अगर ये डायपोल मेरा ऐसा है और मैं इसको इस तरह से रोटेट करता हूं, तो मुझे कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। तो उसको जब मैं डिस्प्लेस करने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो अब मुझे इस चीज को निकालना है कि कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा। अब वर्क डन निकालने के लिए हम आगे देखते हैं। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं। अब हमको निकालना वर्क डन इन ए रोटेटिंग डायपोल। अगर हम एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, तो वो जब डिस्प्लेस होगा तो कितना वर्क डन करेगा। मीन्स देखिए इसको कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ये डायपोल को रखा जिसका डायपोल मोमेंट पी वेक्टर, इससे एक एंगल बना रहा है डी थीटा। ठीक है, अब ये जब टॉर्क लगाएगा, मतलब फोर्स लगा है, और फोर्स के साथ में क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहां पर कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है। तो वो वर्क डन कितना होगा, तो वो वर्क डन अब हमको निकालना है। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, मेरा वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर मेरा फोर्स कितना है, फोर्स की जगह मेरे पास है टॉर्क। ठीक है, टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे पास में, डी थीटा। ये है मेरा डी डब्ल्यू। अगर मैं इसको डी थीटा स्मॉल शॉर्ट एंगल के अंदर इसको डिस्प्लेस करता हूं, तो मेरे पास में डी थीटा एंगल से जब ये डिस्प्लेस किया मैंने इसके डायपोल मोमेंट को, तो मेरे पास में वर्क डन क्या है, टो डी थीटा। अब में टो की वैल्यू क्या है, मेरे पास में टो की वैल्यू है पीई साइन थीटा। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब मेरे को कंप्लीट वर्क निकालना है यहां से यहां तक क्या आने में। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, क्या कर दूंगा मैं, इंटीग्रेशन। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन और पीई साइन थीटा का डी थीटा का इंटीग्रेशन, पीई डी थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहां पर लिमिट लगानी पड़ेगी। सपोज अब मैं इसका डिस्प्लेस कर रहा हूं थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में। कितना वर्क डन मेरे को निकालना है जब इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में। तो मैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2 पीई साइन थीटा डी थीटा। और अब डी डब्ल्यू का तो हो गया डब्ल्यू, पीई इज द कांस्टेंट, साइन थीटा डी थीटा, ये दोनों वेरिएबल है, थीटा 1 टू थीटा 2 मेरे को करना है इसका इंटीग्रेशन। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास में, माइनस कोस थीटा। डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई माइनस कोस थीटा, दोनों तरफ लिमिट लगाई, थीटा 1 टू थीटा 2, माइनस कोस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। अब डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसी को आगे लिखते हैं पीई और दोनों लिमिट को प्लेस करते हैं, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। मीन्स अपर लिमिट मीन्स माइनस कोस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कोस
थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा वन। अब मैं इसको रीअरेंज करूं वापस से, W इज इक्वल टू पीई कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू। तो W इज इक्वल टू पीई कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू। तो मेरे पास में ये क्या आया, वर्क डन। अब सपोज यहां पर जो थीटा वन है, जब थीटा टू एंगल से इसको डिस्प्लेस करते हुए मैं थीटा वन तक लेके आया, अगर ये थीटा वन 0 डिग्री होता और थीटा टू थीटा होता, देखिएगा अगर ये थीटा वन जो है ये मेरे पास में होता 0 और थीटा टू क्या होता थीटा, तो मेरे पास में इक्वेशन क्या बनती, थीटा वन इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल लेवल पर आ जाए और थीटा टू इज इक्वल टू एनी एंगल थीटा से मैं इसको 0 डिग्री के ऊपर ला, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, W इज इक्वल टू पीई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा। इट मीन्स W वर्क डन जो मेरे पास आया, वर्क डन इज इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये मेरी है वर्क डन की इक्वेशन कि हमारा इसमें कितना वर्क डन करेगा एक डायपोल जब वो थीटा से 0 डिग्री पर आकर डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इसके कुछ केस हैं, अलग अलग एंगल से इसको वापस से 0 डिग्री पर आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम केस देखना शुरू करते हैं। मैं बोर्ड को इरेज करता हूं। अब हम डिस्कस करेंगे कि वर्क डन, इसको अलग अलग एंगल पर अगर हम डायपोल को प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसको 0 डिग्री पर आने में वापस से कितना वर्क डन करना पड़ेगा। मीन्स अगर थीटा में इसकी वैल्यू को अलग अलग रखता हूं, 0, 90, 180, 270 एंड 360, मीन्स वापस से 0 पर मैं अगर इसको रखता हूं तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो पहला केस है, केस वन, केस फर्स्ट, मीन्स ये रही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैंने डायपोल को इसी के अंदर प्लेस कर दिया, बिल्कुल इसी पे। इट मीन्स थीटा एंगल क्या है मेरे पास में 0 डिग्री। तो मेरे पास में डायपोल को प्लेस करने पर कितना वर्क डन होगा। तो W क्या है मेरे पास में, PE इंटू 1 माइनस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो W इज इक्वल टू PE 1 माइनस 1 मीन्स वर्क डन कितना होगा 0। ये था मेरा केस वन। मीन्स अगर डायपोल को मैं सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड में इसी की डायरेक्शन में रख दूं तो वर्क डन कितना होगा मेरे पास में 0, क्योंकि उसको कहीं जाना ही नहीं है, कहीं वापस से आना ही नहीं है, तो वो यहीं कहीं पर स्टिक रह जाएगा। अब सेकंड केस, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स ये भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल को मैंने इस तरीके से प्लेस कर दिया इसमें 90 डिग्री पर। अब 90 से 0 आने में, 90 से 0 पे आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। मीन्स W इज इक्वल टू PE 1 माइनस 0 मीन्स W इज इक्वल टू PE। कितना वर्क डन करना पड़ा मुझे यहाँ पर PE, ये मेरा मैक्सिमम वर्क डन हो गया 90 डिग्री पर इसको प्लेस किया। अब जब मैं इसको प्लेस कर देता हूं 180 डिग्री पर, केस 3। अब 180 डिग्री पर कैसे प्लेस करूंगा, डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव इस तरफ चला जाए और नेगेटिव इस तरफ चला जाए। ये रही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा मेरा डायपोल मोमेंट P वेक्टर इस तरफ। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वर्क डन कितना होगा मेरा यहाँ पर, वर्क डन देखता हूं, W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। अब कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1। तो माइनस और माइनस यहाँ पर क्या मिलकर हो जाएगा +1।
W इज इक्वल टू PE 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो W इज इक्वल टू 2VE। कितना वर्णन करना पड़ेगा? 2PE, दुगना हो जाएगा 90 डिग्री से। पहले ये यहां से यहां गया था, अब वो यहां से यूं घूम के आएगा, तो सिंपल सी बात है, वर्क डन कितना हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं केस फोर्थ की, लास्ट केस की, जब मैं इसको 270 डिग्री पे प्लेस करता हूं। केस फोर्थ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 270। 270 के लिए क्या करना पड़ेगा? ये रही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैंने डायपोल को कैसे रख दिया? P वेक्टर। अब ये कितना एंगल बना रहा है? 270। अब डायपोल चाहे यहां से यहां जाए, चाहे यहां से यहां पर जाए, वर्क डन तो सेम ही होगा। तो वैसे भी इसको भी 270 के फॉर्मूले से भी सॉल्व करके देख लेते हैं, और लॉजिकली तो हमने देख ही लिया क्या आना चाहिए, W इज इक्वल टू PE। तो वर्क डन इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस 270 डिग्री, और cos 270 डिग्री की वैल्यू क्या होती है मेरे पास में? अगेन 0। तो W कितना है मेरे पास में? हमेशा PE। तो एक चीज नोट करिए आप लोगों ने कि वर्क डन हमेशा 0 है या पॉजिटिव है, वर्क डन कभी भी नेगेटिव में नहीं है। तो वर्क डन हमेशा क्या होगा आपका? पॉजिटिव में। अगर 90 डिग्री पे रखा है या 270 डिग्री पे रखा है तो W क्या आएगा? P। और सबसे ज्यादा वर्क डन कब करना पड़ रहा है उसको? जब हमने रखा है 180 डिग्री पर, तब कितना वर्क डन करना पड़ रहा है उसको? 2PE। तो अब हमने क्या निकाल लिया है? वर्क डन। अब हम निकालेंगे डायपोल में, जब हम उनको इस तरीके से प्लेस करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है। इट मीन्स डायपोल को आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, अब जब आप उसको रोटेट कर रहे हैं, वर्क डन दे रहे हैं, और यहाँ पर आपने उसको स्टॉप कर दिया, तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। तो हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल केप्ट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम पढ़ेंगे जब एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लेके आते हैं तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जस्ट सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ से आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन है इस तरफ, ठीक है। अब मैं एक डायपोल को जो कि इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है? इनफाइनाइट पर कहीं रखा हुआ है, उसको मैं धकेल के यहाँ पर लाता हूँ। जब ये इनफाइनाइट पर रखा हुआ है तब तो इस पर कोई फोर्स फील ही नहीं हो रहा है, कोई फोर्स फील नहीं हो रहा है। और जब मैं इसको धकेल के आगे की तरफ लेके आ रहा हूं तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ रहा है। ये मेरा नेगेटिव पार्टिकल है, ये मेरा पॉजिटिव पार्टिकल है डायपोल का, नेगेटिव पार्टिकल है पॉजिटिव। अब मैं डायपोल को इधर की तरफ धकेलते हुए ला रहा हूं। ये मेरा एक ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट पर जब मैं डायपोल को लेके आता हूं, ये रहा मेरा डायपोल को, इस डायपोल को मैं यहां पर लेके आया, ठीक है। सब ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू। जब मैं इसको यहां पर लेके आया तो इस पॉइंट ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी, जितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी फोर्स लगा के करी, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? वर्क डन। और वही वर्क डन क्या होता है? एनर्जी में जाकर स्टोर हो जाता है। वही वर्क डन क्या होता है? एनर्जी में जाकर स्टोर हो जाता है। तो जब इस डायपोल के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को मैं घसीट के लेके आ रहा हूं और वो जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहां पर पहुंच रहा है, तब इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है? वो एनर्जी कितनी स्टोर हुई है? माइनस यू। इस चार्ज की वजह से F इज इक्वल टू QE अगर आप लगाओगे तो कितनी आई? माइनस यू। अब इसको, अब आपने और इसको धकेला, अब आप इसको लेके आए प्लस पार्टिकल को। अब ये माइनस वाला कहां चला गया? यहां पर, और प्लस वाला कहां गया? यहां पर। जितनी डिस्टेंस इस पार्टिकल ने यहां तक की तय करी थी उतनी ही डिस्टेंस इस पार्टिकल ने यहां तक की तय करी, इस पॉइंट तक आने की। तो अब इसके अंदर कितनी एनर्जी है? प्लस यू। इतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई। कितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई? प्लस यू। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के कारण इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई थी? माइनस यू। प्लस चार्ज पार्टिकल के कारण कितनी एनर्जी स्टोर हुई? प्लस यू।
अगर मैं टोटल एनर्जी देखूं इसको यहां तक लाने की, ए पॉइंट तक लाने की, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी यहां पर जब मैं लेके आया इसको, U इज इक्वल टू माइनस यू प्लस यू इज इक्वल टू 0। लेकिन जब ये यहां से यहां तक गया तो इसके अंदर कुछ एनर्जी और आई, वो एनर्जी क्या होगी, माइनस पीई। कितना वर्क डन करना है इसको यहां से यहां तक लेके आने में, वर्क डन कितना हुआ इसको यहां से इस पॉइंट तक लाने में, बी पॉइंट तक लाने में, वो है माइनस पीई, माइनस पीई। अब टोटल एनर्जी स्टोर इन ए डायपोल जब मैं उसको इस पॉइंट पर लेके आता हूं तो वो हो जाएगी यू टोटल इज इक्वल टू माइनस यू प्लस यू माइनस पीई। तो ये कैंसिल हो गया, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर हुई है वो है माइनस पीई। तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी इस डायपोल के अंदर आएगी वो कितनी आएगी, नेगेटिव की, माइनस पीई, जो कि केवल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से हुआ। अब हो क्या रहा है इस चीज को समझो। पहले क्या चल रहा है, नेगेटिव। जब नेगेटिव चल रहा है तो नेगेटिव की जगह पर जब पॉजिटिव पहुंचेगा तो उसके पास में उतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी जितनी इस जगह पर नेगेटिव की वजह से थी। तो ये नेगेटिव एनर्जी स्टोर हुई, ये पॉजिटिव एनर्जी स्टोर हुई, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो पर्टिकुलर लोकेशन पर जब पॉजिटिव वाला रहेगा और नेगेटिव वाला उससे आगे बढ़ चुका होगा तो उसमें जितनी एनर्जी स्टोर हुई है वो केवल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से रहेगी। इस वजह से जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो नेगेटिव आएगी, जो कि केवल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से हुई है। इसलिए यहां पर हम लिखते हैं जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी वो होगी माइनस पीई। अब बात करते हैं एनर्जी ने डायपोल क्या होगी अगर मैं उसको थीटा से डिस्प्लेस कर दूं। थीटा से कैसे डिस्प्लेस कर दूं डायपोल को, जस्ट टोटल एनर्जी कितनी होगी वो तो मैंने निकाल ली, माइनस पीई। अब टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए डायपोल, इसको अगर मैं देखूं तो अगेन ये रही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा मेरा डायपोल मोमेंट, और ये रहा इसमें डी थीटा एंगल का मैंने इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट दे दिया। कितना, डी थीटा एंगल का इसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट दे दिया। तो जितना मैं इसके अंदर वर्क डन करूंगा उतनी ही इसमें एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। वर्क डन कितना होगा, वर्क डन का मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था, पीई साइन थीटा डी थीटा। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन के आया था, एक बार उसको देखूं। वर्क डन का पीई माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, ये डेरिवेशन में पहले कर चुका हूं। ठीक है, मैं उसको एक एंगल से डिस्प्लेसमेंट करके मैं लेके आया था, थीटा 2 एंगल से थीटा 1 एंगल तक जब वो आया था तो उसके अंदर जो वर्क डन हुआ था वो हुआ था पीई कोस थीटा 1 से कोस थीटा 2। लेकिन जब ये वापस से आता है तो उसमें एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। अब सपोज जो थीटा 1 था वो मेरे पास क्या है 0 डिग्री, और थीटा 2 क्या है मेरे पास में 90 डिग्री। 0 से जब 90 डिग्री पर होगा मीन्स थीटा 2 टू थीटा 1, सॉरी, तो थीटा 2 कितना है मेरे पास में इस वक्त, देखो तो थीटा 2 कितना है मेरे पास में, कहां पर लेके आ रहा हूं मैं इसको वापस से 90। W जब मैं इसको लेके आ रहा हूं 90 टू 0, कहां पर 90 टू 0, तो माइनस कोस थीटा तो W 90 टू 0 इज इक्वल टू पीई माइनस कोस 0 माइनस माइनस प्लस कोस 90 डिग्री। अब ये 0 की जगह अगर थीटा हो जाए, 0 की जगह क्या हो, थीटा हो, 90 डिग्री से किसी थीटा एंगल पर ये डिस्प्लेस हो रहा है। मैंने 90 डिग्री पर रखा था, अब ये डिस्प्लेस होकर कहीं भी किसी एक एंगल पर पहुंच रहा है, तो इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो W इज इक्वल टू पी कोस 90 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास में 0,
तो मेरे पास में फॉर्मूला क्या बना, माइनस पीई कॉस थीटा। ये वर्क डन है, यही वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई इसके अंदर, U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी एक डायपोल के अंदर जब हम उसको किसी भी एंगल से किसी भी एंगल पर डिस्प्लेस करेंगे, या 90 से किसी भी एंगल पर उसको हम डिस्प्लेस करेंगे, तो हमारे पास में टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी माइनस पीई कॉस थीटा। और ये नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि किसी भी डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो केवल और केवल उसके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से रहेगी। अब हम इसको एक टेबल फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन को और पूरे को एक ही टेबल के अंदर इसको मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इस चार्ट की मदद से समझते हैं कि जब हम अलग अलग एंगल पे डायपोल को प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसको वापस से जब वो 0 डिग्री पर आता है, अपने नॉर्मल पोजीशन पर आता है, तो कांस्टेंट मोड में चला जाता है। उस केस में इसमें नेट जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है वो कितनी डेवलप होती है। पहली चीज तो ये, जब डायपोल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, रखते ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। वो कितनी एनर्जी स्टोर हो गई है उसके अंदर, वो हो गई है माइनस। तो वो किसी भी पोजीशन पर आप उसको रखो, चारों में से किसी भी पोजीशन पर, उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, माइनस पी माइनस पी माइनस पी माइनस पी। ये तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी उसके पास रहेगी ही रहेगी। अब क्या होगा, अब आपने जब उसको डिस्प्लेस किया, कैसे किया, पहले वो जब 0 डिग्री पर आया तब कितना वर्क डन हुआ, जब 0 डिग्री पर आपने उसको रखा तो वर्क डन हुआ 0। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी उसके पास में कितनी है, ये दोनों को ऐड किया हमने, सिंपली दोनों को ऐड किया, ये भी एक एनर्जी है और ये भी एक एनर्जी वर्क डन करती है। तो कितना आया मेरे पास में, माइनस पीई प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस पी। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मेरे पास में, माइनस पी। अब जब इसको आपने 90 डिग्री पे डिस्प्लेस किया, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली इसके भी कितनी थी, पी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है तो कहीं नहीं जा रही है। जब आपने वो 90 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट किया तो वर्क डन कितना हुआ इसके अंदर, पीई। हमने अभी भी थोड़ी देर पहले निकाला था, वर्क डन कितना हुआ इसके अंदर, पीई। तो अब दोनों को जब मैं ऐड करा, तो जब थीटा डिग्री डिस्प्लेस करने के बाद में इसके अंदर नेट वर्क डन कितना हो गया, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई इसकी, 0। अब इसको समझिए, जब आपने इसको इस तरीके से इसके अंदर प्लेस किया, मीन्स पॉजिटिव पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल दोनों एक ही लोकेशन के ऊपर आ गए। दोनों की लोकेशन वर्टिकली एक ही हो गई, हॉरिजॉन्टली अलग अलग नहीं रही। तो दोनों अब इलेक्ट्रिक फील्ड से सेम डिस्टेंस के ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड से उनकी डिस्टेंस सेम है। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, नेट पोटेंशियल एनर्जी 0। अब आते हैं थर्ड केस पर, जब हमने उसको रखा 180 पर, मतलब पॉजिटिव तो इधर चला गया और नेगेटिव इधर चला गया। तो अब वर्क डन कितना करना पड़ा इसको, टोटल वापस से 2PE। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई इसके अंदर, अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई PE माइनस PE प्लस 2PE, कितना बचा मेरे पास में, PE। अब थर्ड केस, जब इसको 270 पे रखा, तो अगेन पोटेंशियल एनर्जी इसके पास हमेशा क्या थी, PE की ही से, माइनस PE की से। वर्क डन कितना करा इसने, PE। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई इसके पास में, 0। ये चार्ट है, इसको आप लोग बना सकते हैं, इसको रिमाइंड कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कब कब किस किस एंगल पर कितनी होती है। हमेशा 0 भी नहीं होती, नेट पोटेंशियल एनर्जी 0 भी होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं इस चार्ट की मदद से। हमेशा उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी तो है ही, वो है माइनस PE, लेकिन जैसे जैसे वो वर्क डन करता है उसकी नेट पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। नेट पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है तो वो नेगेटिव भी हो सकती है और वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो 0 भी हो सकती है। तो इस चार्ट की मदद से आप इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है, मेरे कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज कमेंट करिए। मेरे लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद, सेफ रहिए, जय हिंद, जय भारत।